हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन संबंधी एमसीक्यूज़ कराए जा रहे हैं, जिसका आज ये सेकंड पार्ट है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का उत्तराखंड हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज, जिसमें मैं आपके लिए लाई हूँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी अपने द्वारा उत्तरों का चयन स्वयं करें और अपने ज्ञान का मापन करें कि आपको किस प्रकार किस प्रश्न का उत्तर सही तथा किस प्रश्न का उत्तर आपको गलत आता था, तभी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड स्थित है, यानी कि वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड दोनों कहाँ हैं? चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में या टिहरी में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टिहरी में। तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित हैं? तो टिहरी में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? यानी कि प्राचीन ग्रंथ की अगर बात करें तो किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? केदारनाथ के लिए, बद्रिकाश्रम के लिए, अलकापुरी के लिए या माणा के लिए? तो आप सभी याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ। केदारनाथ को ही प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा गया है? भृंगतुंग कहा गया है। ध्यान रखेंगे, भृंगतुंग किसे कहा गया है? केदारनाथ को कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। जो रामायण कालीन वाणासुर का जिसमें जिक्र आता है, वर्णन होता है, तो वो उसकी राजधानी कहाँ थी? देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत या जोशीमठ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जोशीमठ रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। याद रखेंगे, जोशीमठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था। आप सभी जानते हैं इसके पीछे शकुंतला की कहानी है, वो आप सभी ने बचपन में पढ़ी होगी। तो सम्राट भरत जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इसका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। तो उत्तराखंड में कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम में, देवप्रयाग में, बद्रिकाश्रम में या कालीमठ में? ठीक है, अगर डिटेल में आएगा तो उत्तराखंड के अंदर कहाँ हुआ था, वैसे ये प्रश्न आप याद रखेंगे कि इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम, देवप्रयाग, बद्रिकाश्रम, कालीमठ? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? महाभारत के वन पर्व के अनुसार पूछा जा रहा है कि पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर या अलकापुरी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। ये श्रीनगर जो उत्तराखंड के अंदर है उसकी बात हो रही है, जम्मू कश्मीर वाले श्रीनगर की बात नहीं हो रही है। उत्तराखंड के अंदर जो श्रीनगर है वह पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोरखाकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? ठीक है, तो गोरखाकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या नैनीताल? तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में गोरखाकालीन नैथड़ा का किला है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अल्मोड़ा का नैथड़ा का किला किसके समकालीन है? तो आंसर क्या होगा? गोरखाकालीन या गोरखाओं के समय का है। तो प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, ये ना समझे कि ये सेम भाषा, समान भाषा द्वारा ही प्रश्न पूछा जाएगा, बस आपको उत्तर हर तरीके से समझना है। तो नैथड़ा का किला कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और अगर पूछा जाए कि अल्मोड़ा का नैथड़ा का किला किसके समकालीन है, तो गोरखा के समकालीन है, गोरखाकालीन है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द किसमें प्रयुक्त किया गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर उत्तर कुरु। ठीक है, देखो ऐत से आप उत्तर लगा लो, रे से आप कुरु लगा लो, ऐसे करके किसी भी तरह से आप हिंट लगा के अपने माइंड में चलिए, तो प्रश्न के उत्तर आपको याद रहेंगे। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो पहले तो हमें ये पता चला कि जाखन देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है ना। प्रश्न को हर तरीके से समझिए। तो ये जो अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर है, ये किसके निवास की पुष्टि करता है कि वहां पर इन लोगों का निवास था? ऑप्शन है गंधर्व, यक्ष, नाग या खस? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यक्षों के होने की पुष्टि हमें कहाँ से मिलती है? अल्मोड़ा के जाखन देवी के मंदिर से। अगला प्रश्न है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? पवार वंश, चंद्रवंश, कत्यूरी वंश या पाल वंश? तो इसका सही उत्तर है कनकपाल है, करके आप पाल वंश में ना लगाएं। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पवार वंश। ठीक है, कई बार आप कनकपाल सोच के पाल वंश में ना लगा दें, पवार वंश का ही शासक था कनकपाल।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? आप सभी जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी यानी कि पागल बादशाह भी कहा जाता था। तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या दीपचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देवी चंद। ठीक है, तो देवी चंद को ही क्या कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी आप जानते होंगे मोहम्मद तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? हिरण, बैल, गाय या हाथी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गाय चंद राजाओं का राज चिन्ह था। कहीं आप सिंह, शेर इस तरह का ना समझे कि राजाओं का जो चिन्ह था ये हो सकता है। तो चंद राजाओं का राज चिन्ह गाय था। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी, यानी कि अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, भीष्मचंद ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद्र ने या कल्याणचंद्र ने? तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की थी? ज्ञानचंद ने। ठीक है, ज्ञान, अब इसको आप कैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि नंदा देवी माता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अल्मोड़ा की नंदा देवी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे करके आप याद करेंगे। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की? ज्ञानचंद ने की। तो ऐसे कर कोरिलेट करके आप आंसर लर्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है? ऐतिहासिक की बात हो रही, इतिहास इतिहास के स्तर पे बात हो रही है कि किस राजवंश को ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ऑप्शन है चंद्रवंश, पंवार वंश, कार्तिकेय पूर्व वंश या निम्बर वंश। तो इसका सही उत्तर है कार्तिकेय पूर्व जो वंश था उसे ही प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। किसको? कार्तिकेय पूर्व वंश को। आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेय पूर्व राजवंश की भाषा, राजभाषा क्या थी, है ना? तो हर राज्य की भाषा होती है। तो कार्तिकेय पूर्व जो राजवंश था, हमने कहा कि ये सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो इसकी राजभाषा क्या थी? ऑप्शन है पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी या संस्कृत। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। ठीक है, अगला प्रश्न है कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ? यानी कि जब कार्तिकेय पूर्व शासकों का समय उत्तराखंड में चल रहा था उस समय कौन सा संत उत्तराखंड के अंदर आया? ऑप्शन है शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी या रामानुजाचार्य जी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य जी। अब इससे संबंधित और प्रश्न भी यहाँ पर आएंगे कि इन्होंने अपना देह त्याग कहाँ पर किया, किस जगह पे किया, कब किया। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि शंकराचार्य जी का आगमन हमारे उत्तराखंड के भीतर कब हुआ? जब कार्तिकेय पूर्व वंश शासकों का समय चल रहा था। ये आप ध्यान देंगे, शंकराचार्य, कार्तिकेय। अच्छा, आप ऐसे भी याद करते हो, शंकर जी भगवान के पुत्र, बड़े पुत्र का नाम था कार्तिकेय, है ना? ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। ट्रिक जैसे ही मैं अभी चलते आपको बता रही हूँ, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। तो शंकर जी के पुत्र थे कार्तिकेय, तो इस प्रकार से कार्तिकेय पूर्व के शासक के समय ही या शासनकाल के समय ही किसका आगमन हुआ? शंकराचार्य का आगमन हुआ। अगला प्रश्न है गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली कब से शुरू हुई? यानी कि गांव में प्रधान बनाने का, मुखिया बनाने का जो ये पैटर्न है, ये प्रणाली कब से शुरू हुई? कत्यूरियों द्वारा, चंद्रों द्वारा, पंवारों द्वारा या निम्बरों द्वारा? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रों द्वारा। देखो चंद्रों का शासन राज्य चिन्ह क्या था? गाय थी, है ना? तो आप कैसी गाय ग्राम प्रधान, इस प्रकार से कैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि गाय गांव में पाली जाती है, कुछ भी ऐसे लगाते हुए। तो चंद्रों द्वारा ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति का प्रणाली शुरू की गई। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति। अभी हमने बात की थी ऐतिहासिक राजवंश, तो उसका उत्तर था कार्तिकेय पूर्व वंश। अब बात की जा रही है राजनीतिक शक्ति, तो कुड़िंद। तो प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन है? कुड़िंद है। जबकि प्रथम ऐतिहासिक राजवंश क्या है? कार्तिकेय पूर्व है। तो अब ये जो राजनीतिक शक्ति कुड़िंद है वो किसके समकालिक थी? गुप्तों के, मौर्यों के, कुषाणों के, शकों के? क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन है पूरे भारत में राज करते थे, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड के सापेक्ष में बात की जा रही है कि कुड़िंद समकालिक किसके थे? गुप्तों के, मौर्यों के, कुषाणों के या शकों के? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्यों के। जब मौर्य शासनकाल भारत में मतलब शासन कर रहा था, उसी समय हमारे उत्तराखंड पर राजनीतिक शक्ति क्या थी? कुड़िंद थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, ठीक है, एक पुराना नाम है, एक नया नाम है। वीरभद्र ऋषिकेश को कहते हैं, गोविषाण काशीपुर को कहते हैं, मोरध्वज कोटद्वार को कहते हैं या कालो डाटा टिहरी को कहते हैं? तो देखिए, वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है और गोविषाण काशीपुर को कहा जाता है, मोरध्वज कोटद्वार को कहा जाता है, कालो डाटा टिहरी को नहीं कहा जाता। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है पूछा था, उसके साथ साथ हमें अन्य तीनों के उत्तर भी प्राप्त हुए, तो इसमें आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कौन से कथन सत्य हैं? चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में, अभी हमने पढ़ा था कि भाई कण्व आश्रम में इनका जन्म, तो सही है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में होता है, ये हमें पता नहीं, क्योंकि हमें इतना पता है कि शंकराचार्य यहाँ आए थे कार्तिकेय पूर्व जब शासक चल रहा था, यानी कि इनका जन्म यहाँ नहीं हुआ है।
अगला है पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये बिल्कुल सही। तो हमारा 1 और 3 सही है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1 और 3, यानी कि पहला और तीसरा वाक्य बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा कथन सही है। देखिए हर प्रश्न कहीं ना किसी चीज़ से जुड़ा रहता है। अगर मेरी स्पीड तेज़ हो रही है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के पास समय कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो जितने कम समय में आपको जितना ज़्यादा कंटेंट मिले, यही मेरा जो है प्रयास है। अगला प्रश्न है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? ठीक है, तपोवन में तपस्या किसने की थी? ऑप्शन है राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने या कपिल ने। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण ने तपोवन में तपस्या की थी। ठीक है, तपोवन में तपस्या किसने की थी? लक्ष्मण ने की थी, राम ना सोचे इसमें आप। पाली भाषा के, अगला प्रश्न है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, यानी कि पाली भाषा में बौद्ध साहित्य, जो पाली भाषा के बौद्ध आप सभी जानते हैं, बुद्धिज्म की पाली भाषा थी, जैनिज्म की प्राकृत भाषा थी। तो उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, देवभूमि, हिमवंत या तपोभूमि। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिमवंत कहा जाता है। तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए नाम क्या है? हिमवंत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ में देह त्याग किया था? देखिए अभी मैंने आपसे कहा था कि शंकराचार्य का आगमन कार्तिकेय पूर्व राजवंश में हुआ, तो इनका जन्म यहाँ नहीं हुआ है, इनका आगमन यहाँ हुआ था। अब इन्होंने अपना देह त्याग, लेकिन अपने अंतिम समय या अंतिम जो कहें अंतिम क्रिया या हम कहें प्राण त्यागना का, वो उन्होंने यहीं पर किया और केदारनाथ में किया, हमको ये पता चला। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आदि शंकराचार्य जी ने किस स्थान पर अपना देह त्याग किया? तो केदारनाथ किया। अब प्रश्न है कि कब किया? 720 में, 720 ईस्वी में, 780 ईस्वी में, 800 ईस्वी में या 820 ईस्वी में। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 820। ठीक है, 820 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्याग किया। अगला प्रश्न है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अभी हमने बात करी कि कुलिंद वंश क्या था? राजनीतिक शक्ति थी। और उस समय कौन थे भारत में? मौर्य थे। तो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति, कनकपाल, फतेह शाह या उपेंद्र शाह। तो उसका सही उत्तर है अमोघभूति या अमोघभूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ध्यान रखेंगे, ये पहली राजनीतिक शक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जोड़ा है। देखिए अब भी मैंने जब आपको एक क्वेश्चन बताया था तो मैंने आपको एक कहानी बताई, छोटी सी बताई थी कि आपने बचपन में सुनी होगी, जब मैंने आपसे बात की थी कि भरत का जन्म हुआ था। तो वही देखो क्वेश्चन घुमा के आएगी कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम जो है वो प्रसंग कहाँ से जुड़ा हुआ है? काली मठ से, केसोरा मठ से, कण्वाश्रम से, कोडर। तो अभी हमने बात की थी कि भरत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अंदर। और कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम। तो इनकी प्रेम लीला जो है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग उसी स्थान पर था, कहाँ? कण्वाश्रम में। अगला प्रश्न है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे? जिस प्रकार अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे, उसी प्रकार एक गढ़वाली शासक था जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। तो वो कौन था? ऑप्शन है बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मान शाह या फतेह शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फतेह शाह। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे कि जैसे अकबर ने अपने समय में फतेह प्राप्त की, फतेह मतलब होता है जीत प्राप्त करना, है ना। तो अकबर ने फतेह प्राप्त की, तो अकबर ने फतेह प्राप्त किया, और इसी प्रकार गढ़वाल में भी अकबर के समान नवरत्न किसने रखे? फतेह शाह ने रखे। देखिए ये मेरा सेंस ऑफ याद करने का तरीका है। आप किसी भी तरह से देखिए बिना याद करे हमारे मस्तिष्क में बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। चाहे यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड अपने आप में, उत्तराखंड राज्य बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट, जो जानकारियाँ वो कूट कूट के भरी पड़ी हैं। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ें उतना कम है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने के साथ साथ आपको उनको मैनेज करना भी आना चाहिए कि किसको हम कैसे याद रखें। तो अकबर ने फतेह प्राप्त की, फतेह मतलब जीत प्राप्त की, और गढ़वाली शासक में कौन दरबार में नवरत्न रखता था? फतेह शाह रखता था। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो अब एक प्रश्न तो ये होता है कि संगोली की संधि किस किस के मध्य हुई? अंग्रेजों और गोरखों के मध्य हुई। अब ये कब हुई? ये प्रश्न है 1815 में, 1816 में, 1817 में या 1818 में। तो 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संधि हुई। कब हुई? ऑप्शन नंबर बी, 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य क्या हुई? संधि हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया? पूर्ण अधिकार की बात हो रही है, तो गढ़वाल में पूर्ण अधिकार गोरखों ने कब प्राप्त किया? 1803 में, 1804 में, 1805 में या 1806 में। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1804 में। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था, कमेंट बॉक्स में।
जिसमें गढ़वाल पर पूरा अधिकार हो गया था गोरखों का, वहाँ पर एक युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1815 में, 1947 में, 1949 में या 1950 में? आप सभी जानते हैं देश आज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1949 में, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? जैसे मैंने अभी आपसे अकबर की बात की, वैसे ही गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तिलो रौतेली को, महारानी लद्दा देवी को, जिया रानी को या कर्णावती को? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, तिलो रौतेली को। देखो तिलो रौतेली पुरस्कार हमारे उत्तराखंड के अंदर दिया भी जाता है ऐतिहास मतलब अच्छे काम साहसिक कार्य के लिए। तो तिलो रौतेली किसे कहा जाता है? उत्तराखंड की मतलब गढ़वाल के इतिहास की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तिलो रौतेली को कहा जाता है। अगला प्रश्न, नेपाल नरेश अशोक चल्ल, यानी कि अशोक चल्ल कौन है? नेपाल नरेश हैं। उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? बात हो रही है कि उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने कब अधिकार किया? 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1194 में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1191 में। अगर हम बात करें कि इसमें डोटी, ये बहुत सारे युद्ध हैं, अगर आप थोड़ी बहुत उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ी आप सभी जानते होंगे। तो पहला आक्रमण की बात यहाँ पर हो रही है 1191 में। अगला प्रश्न है कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? अभी हमने बात करी थी तिलो रौतेली की, जो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा ही अगला प्रश्न है कि नागकटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी कि किसको उत्तराखंड में नागकटी रानी कहा जाता है? इसके पीछे कहानी की, इन्होंने मुगलों के द्वारा जब सेना यहाँ भेजी गई थी उत्तराखंड के अंदर, तो उन सैनिकों को मार के उनके नाक कान काट दिए थे, ऐसा भगा दिया था, ऐसे कुछ बात इसके पीछे कथा है, कहानी है। तो ऑप्शन है कर्णावती, तिलो रौतेली, जिया रानी या दुर्गावती। देखो कर्णावती नाम ही से क्या है? कर्णावती, कानों, आप कर्ण माने कान होता है, तो नाक कान काटने वाली कौन है? कर्णावती। ऐसे इस प्रकार भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालसी देहरादून, यानी कि कालसी कहाँ है? देहरादून में स्थित अशोक कालीन शिलालेख की भाषा क्या है? अभी मैंने आपको बताया था गढ़वाली, प्राकृत, संस्कृत या उर्दू। तो जो वहाँ पर कालसी देहरादून स्थित अशोक कालीन शिलालेख पाए जाते हैं उनकी भाषा क्या है? गढ़वाली तो नहीं हो सकती, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, उर्दू भी नहीं हो सकती, प्राकृत और संस्कृत में से एक है ना, एलिमिनेट करना भी आप सीखिए। तो ये किस में है? प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा में अशोक कालीन शिलालेख पाए जाते हैं जो कालसी देहरादून में है। अगला प्रश्न है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? अभी हमने बात की थी, मैंने आपको डेट बताई थी 820 ईस्वी में, और बताया था कि कार्तिकेयपुर राजवंश के समय वो हमारे यहाँ आए, उत्तराखंड के भीतर आए। तो इन्होंने समाधि स्थित कहाँ होगी भाई? जहाँ देह त्याग करेंगे वही समाधि बनेगी। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो सही उत्तर क्या है? आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी। हर प्रश्न का उत्तर एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? अभी हमने बात की थी जब उन्होंने किस पे पूर्ण रूप से अधिकार किया था? गढ़वाल पे अधिकार किया था। अब बात की जा रही है किस पर? ठीक है, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया था। तो गढ़वाल पर उन्होंने किया था 1804 में। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कुमाऊं पर उन्होंने पहले अधिकार, यानी कि कुमाऊं पर उन्होंने पहले अधिकार कर लिया था। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि गोरखों ने कुमाऊं पर पहले अधिकार किया या गढ़वाल पर, तो आंसर क्या होगा? कुमाऊं पर पहले अधिकार किया, गढ़वाल पर तो 1804 में किया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया? 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1791 में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तैमूर लंग, ठीक है, इसको लंगड़ा भी कहा जाता है। अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए तभी इंटरेस्ट आता है। हिस्ट्री लोग बोरिंग कहते हैं, लेकिन हिस्ट्री बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप उसको कहानी के मेथड से पढ़ें तो आप एक एक चीज़ उसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? 1396 में, 1397 में, 1398 में या 1399 में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए, जैसे आपने भारत के अंदर भी पढ़ा है कि किस काल को भक्ति काल का स्वर्ण काल, किस काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो उसी प्रकार किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि जिसके आने से जो है शासन में अच्छे सुधार हुए। तो जगतचंद, कल्याणचंद, सोमचंद या ज्ञानचंद? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जगतचंद। देखिए, शासन की बात हो रही, शासन माने जगत यानी कि संसार। तो ऐसा आपको रिलेट करते हैं कि शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके शासन को कहा गया? जगत चंद के शासनकाल को कहा गया। तो जगत माने संसार, लोक संसार, ऐसे करके भी आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न है खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? कल्याणचंद, भीष्मचंद, सोमचंद या रूपचंद? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण करवाया था? अगला प्रश्न है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? प्रद्युम्न शाह ने, पृथ्वीपति शाह ने, सुदर्शन शाह ने या मानवेंद्र शाह ने? तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी, ध्यान देंगे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किस राजा ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ रखी, ये भी आ सकता है, या टिहरी किसने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो प्रश्न हर तरीके से आएगा, आप ध्यान देंगे। तो सुदर्शन शाह इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की? टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? यानी कि किस यहाँ पर राजा को अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति शाह। तो उसको भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, कीर्ति मान होता है फेम, प्रसिद्धि पाना। तो अंग्रेजों में ये प्रसिद्ध हो गए और इनको क्या मिली? CSI की उपाधि मिली। तो आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं कि कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? अंग्रेजी शिक्षा की बात हो रही है। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह। ठीक है, प्रतापी राजा थे, तभी इन्होंने ऐसे करके आप याद कर सकते, प्रतापी राजा थे, इसीलिए इस समय अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? क्योंकि गोरखाओं ने बहुत आक्रमण किया, हमने देखा कि कुमाऊं पर भी अपना राज्य स्थापित किया, गढ़वाल पर भी किया, कई बार आक्रमण किए, कई बार लूटा। तो इनके शासन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है भोरख्याली, गोरख्याली, मोरख्याली या जोरख्याली? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोरख्याली। ठीक है, गोरखा से बना हुआ शब्द है गोरख्याली। तो उस अत्याचारपूर्ण शासन को क्या कहा जाता था? गोरख्याली। अगला प्रश्न है, विशोम पर्वत, विशोम नामक पर्वत कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा में, वशिष्ठ कुंड में? या प्रश्न ये है कि विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है ना, कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें तो टिहरी में है ये कहाँ है? ये विशोम पर्वत कहाँ है? टिहरी में है। और इस पर्वत के अंदर क्या है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम? तो ये सभी हैं, याद रखेंगे। विशोम नामक पर्वत टिहरी में है और इस पर्वत के भीतर, इस पर्वत में वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम तीनों है। ठीक है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगला प्रश्न है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो कुषाणकालीन है कि कुषाणों के समय के जो अवशेष हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वीरभद्र मैंने आपको बताया था, ऋषिकेश का पुराना नाम है, मोरध्वज कोटद्वार का पुराना नाम है और गोविषाण काशीपुर का पुराना नाम है। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी जगहों में। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जगहों में, यानी कि वीरभद्र, ऋषिकेश, कोटद्वार और काशीपुर तीनों जगहों पर हमें कुषाणकालीन अवशेष मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? अभी मैंने आपसे कहा था कनकपाल किस वंश का है, तो मैंने कहा था पाल ना लिखे, परमार या पंवार करके आता है, तो ध्यान देंगे। तो परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने की थी। हमको ये पता चला कि कनकपाल जो है पंवार वंश का संस्थापक था। चांदपुरगढ़ में कब की? ठीक है, 887, 688, 889 या 890? ठीक है, तो पवार वंश ने या परमार वंश ने कब इसकी स्थापना चांदपुरगढ़ में की? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 688 में। ठीक है, 688 में परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़, जिसको चमोली भी कहा जाता है, ठीक है, वही है ये। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। कुमाऊं भूमि मतलब जो भूमि की निर्धारण प्रणाली किसने किया, किस समय की शुरू हुई? पंवार राजाओं द्वारा, चंद्र राजाओं द्वारा, गोरखों के द्वारा या अंग्रेजों द्वारा? ठीक है, तो कुमाऊं में जो अच्छा खासा राज किया था वो किन्होंने किया था? चंद्र राजाओं ने किया था। तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चंद्र राजाओं। अभी हमने बात की थी कि प्रधान मुखिया बनाने का काम भी इन्होंने किया और इनका राज्य चिन्ह क्या था? गाय था। ठीक है, हर जब एक बार एक प्रश्न को पढ़ेंगे उसके साथ एडिशनल क्वेश्चन जरूर बनाएं। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? प्रजामंडल की बात हो रही है, तो टिहरी की बात है इसका मतलब ये। तो प्रजामंडल की मांग को लेकर आंदोलन किसके काल में हुआ? प्रताप शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह या मानवेंद्र शाह? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह के शासनकाल में प्रजामंडल की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? देखिए, अभी हमें पता चला कि जो प्रजामंडल की स्थापना हुई वो कब हुई? 1939 में हुई और कितने सदस्यों द्वारा? 4 सदस्यों द्वारा हुई। एक प्रश्नों में ही भी मिल जा रहा है। तो ऑप्शन है कि किसके काल में? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नरेंद्र शाह के शासनकाल में ही क्या हुआ था? प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ। तो यहाँ भी इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शाह। तो ध्यान रखेंगे, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना
हुई कब हुई? 1939 में। और किसके शासनकाल में हुई? नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुई। और प्रजामंडल का जो संबंध है वो टिहरी से है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? 1901, 1902, 1903 या 1904? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1902 में ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया। यह आज़ादी से पहले की बात है, ठीक है। उस समय तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत का आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया? पंवार शासन काल में कौन सा काव्य रचा गया? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानवोदय काव्य या उपयुक्त सभी? तो उसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सभी काव्य जो हैं ये पंवार राजाओं के काल में है और रचे गए काव्य हैं, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए, ये कब हुआ था? देखिए अभी हमने बात की थी, मैंने एक क्वेश्चन में आपसे बात की थी कि गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार जो है गोरखाओं ने कब हासिल किया, ठीक है, ये हमने बात की थी। तो गोरखा और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच वो युद्ध हुआ था खुड़बुड़ा के मैदान, उसको खुड़बुड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? उसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। यहाँ पर डेट और ईयर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 12 मई 1804, 13 मई 1804, 14 मई 1804 या 15 मई 1804। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 मई 1804। क्वेश्चन को घुमा फिरा के हर तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर पूरी डिटेलिंग बताएगी, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए, अभी हमने देखा था कि कुमाऊं पर बहुत पहले प्राप्त कर लिया था लेकिन गढ़वाल ने बाद में प्राप्त किया। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि इसकी डेट क्या है। 1804 तो सबको पता है कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था। 1804 में आप डेट भी याद रखेंगे, 14 मई 1804, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपने खुद के आकलन द्वारा प्रश्नों का उत्तर पहले चयन किया होगा, उसके बाद ही अपने अंकों तक आप उत्तर तक पहुँचे होंगे और आप यानी खुद 50 अंक में से कितने अंक प्राप्त किए आपको पता चला होगा। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अन्य सभी यूज़फुल लोगों तक इसको पहुंचाएं जिनके लिए वीडियो यूज़फुल है। आगे भी उत्तराखंड से संबंधित, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित और अन्य सामान्य हिंदी से संबंधित और यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के अपडेट मैं आपके लिए लाते रहूँगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।